Hello everyone. So this is sixth lecture of special theory of relativity, and in this lecture we are going to discuss the questions of challenging test one of special theory of relativity. Okay. So today's topic will be challenging test one discussion. Okay. चैलेंजिंग टेस्ट वन डिस्कशन करेंगे हम अभी और ये मैंने आपको 22nd ऑफ अप्रैल को मैंने आपको ये शीट दिया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे इसमें, इन 5 क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। उन 5 क्वेश्चन के बेस पे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी बताए जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन थे, स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग। इसके बाद जो हमारा है वो ट्रांजिशन बैठ चुका है, क्लासिकल फिजिक्स से हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स के लॉ ऑफ इनर्शिया को हमने से लिमिट कर दिया है। ठीक है, और अब हम धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू के स्टेटमेंट के पास पहुंचेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जो उसका मेन स्टेटमेंट है इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस। ठीक है, सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का बिना कोई विलंब किए एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड सवाल था, इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ग्राफ था वीटी ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐसा ग्राफ था ओ ए बी एंड सी। यहाँ पर आपको बताना था, ये टाइम आपको t1 गिवन था, ये t2 गिवन था। आपको बताना था कि व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ ग्राफ फ्रॉम o to a to b and b to c। मतलब क्या था, व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ ग्राफ फ्रॉम o to a to b, b to c tells us about frame of reference and validation of Newton's laws of motion in context of kinematics। तो यहाँ पर आपको सिंपल से सबसे पहले फ्रेम आइडेंटिफाई करना है। ओ से ए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी एक्सेलरेशन है। यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। सिंस एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो ये फ्रेम कैसा होगा, दिस फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल। समझ में आ रहा है, दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम सिंस एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग। ओ ए ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फ्रेम का जो मोशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, दिस इज मोशन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम जहाँ एक्सेलरेशन कर रहा है, जहाँ एक्सेलरेटेड मोशन है फ्रेम का, वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, या फिर आप कह लो नॉन गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा वहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा, सेकेंड लॉ नहीं लगेगा, थर्ड लॉ तो यूनिवर्सल है वो लगेगा ही। ठीक है, अब ए टू बी को एक बार एग्जामिन करेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट है, फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस कि आपका, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग आप कह सकते हो, गिवन इज द वीटी ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ फ्रेम लिखना चाहिए, बट सिंस यहाँ पर आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताने के लिए कहा है तो थोड़ा सा वहाँ पर आप खुद से भी समझ सकते हैं। वैसे फॉर मोर प्रिसाइज यू कैन राइट गिवन इज द वीटी ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ फ्रेम। ओके, वी कांस्टेंट है, यहाँ पर ये इनर्शियल फ्रेम बनेगा, और इनर्शियल फ्रेम जब बनेगा तो न्यूटन का पहला लॉ लगेगा, दूसरा भी लगेगा और तीसरा भी लगेगा। अब बी टू सी ओ टू ए का ही कॉपी है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन बस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पर आप डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ही बैठेगा और सेम इसी की तरह चलेगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उससे कुछ बातें और आपको समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक ही फ्रेम है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसका बिहेवियर है, मोशन, मतलब अलग अलग टाइप का मोशन है इसका अलग अलग टाइम पे। तो ऐसे जो फ्रेम होते हैं जो कभी इनर्शियल बिहेव करते हैं, कभी नॉन इनर्शियल बिहेव करते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंडिंग ऑन द मोशन एट पर्टिकुलर टाइम, इनको हम एक नाम से बुला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यू कैन से सेमी गैलीलियन फ्रेम, गैलीलियन फ्रेम रेफरेंस, या फिर आप इसको सेमी इनर्शियल भी कह सकते हैं, मतलब आधा आधा इनर्शियल का काम कर रहे हैं, कभी इनर्शियल कभी नॉन इनर्शियल, तो सेमी कह रहे हैं, या फिर इनर्शियल प्लस नॉन इनर्शियल का कॉम्बो भी कह सकते हैं।
मिक्सचर है। तो ये जो क्वेश्चन था इससे यही बताने की कोशिश कर रहे थे हम कि आपको पहले तो फ्रेम पता होना चाहिए और किस फ्रेम में न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है कौन सा नहीं, ये पता होना चाहिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें छुपा हुआ था कि एक जो पूरा फ्रेम है, अगर मैं पूरे फ्रेम को एज अ होल देखूं तो ये एक इनर्शियल प्लस नॉन इनर्शियल का कॉम्बो है, यानी सेमी गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सेमी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, सेमी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सेमी नॉन गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। सेमी नॉन गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर सेमी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसकी डिफिकल्टी भी रेट कर देते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, डिफिकल्टी विल बी नियर टू 7 और 10। सबसे पहले आपको फ्रेम का पता होना चाहिए, न्यूटन का लॉस का वैलिडेशन पता होना चाहिए, और ये पूरा मोशन जो है एक सेमी इनर्शियल सेमी गैलीलियन फ्रेम है, वो आपको पता होना चाहिए। 7 और 10 होगा, और बस इसमें कोई हम एग्जाम की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, a person tries to chase a light beam. What does classical physics predict? What actually happens and where is conflict? Explain. Yeah. तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स का लॉ क्या कहता है? क्लासिकल फिजिक्स का लॉ कहता है कि मान लीजिए एक इंसान है और लाइट की स्पीड c है, ये भी इसको चेस कर रहा है, यानी इसका स्पीड कंपेरेबल टू c है। एग्जैक्ट c कहना थोड़ा सा गलत होगा, कंपेरेबल मतलब उसके आसपास। तो जब मान लीजिए आसपास है, नियर टू c है, तो वेलोसिटी अगर ये मैन की है, ये लाइट की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, वेलोसिटी ऑफ मैन इज c, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लाइट, अगर दोनों का हम डायरेक्शन सेम मान रहे हैं क्योंकि चेस कर रहा है लाइट बीम को, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन, मॉड ले लो आप, मॉड ले लो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी, यहाँ पर मॉड से डायरेक्शन सेम है तो इसे भी नेगेटिव होने से रहा, तो यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए और इसको हटाइए, वेक्टर का साइन तो रहना ही। तो यहाँ पर क्या होगा, c माइनस सी, वैल्यू विल बी 0, मतलब एकदम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, यानी वेलोसिटी, और कभी भी कोई भी चीज़ का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में 0, यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं, दे कैन टॉक टू ईच अदर। तो टॉक टू ईच अदर का मतलब है, जैसे आप यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए दो बाइक है, ठीक है, उन दोनों बाइक जो है एक सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो दोनों दे कैन टॉक टू ईच अदर, दैट इज द थिंग, तो साथ साथ चलेंगे, दैट्स द थिंग। ये क्लासिकल फिजिक्स का, ये जो है क्लासिकल फिजिक्स जो है ये प्रेडिक्ट करेगा कि भैया साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल रिलेटिव वेलोसिटी का जो पूरा गणित है क्लासिकल में वो ऐसा ही चलता है, तो ऐसे ही होगा। बट यहाँ पर आगे क्या था कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, आई थिंक है ना, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, राइट। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहली बात, ये चीज़ हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम टाइम डायलेशन वाला पार्ट करेंगे और रिलेटिविस्टिक मास और क्या बोलते हैं रेस्ट मास की बातें करेंगे, तब बात होगी। बट अभी थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि वेलोसिटी किसी भी पर्सन की अगर c को टेंड करती है, एग्जैक्ट c नहीं, c को टेंड करती है, तो उसका मास, जिसको कि हम मोर टिपिकली रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी, यू कैन से इनफाइनाइट, मास इसकी इनफाइनाइट होनी चाहिए, राइट, इनफाइनाइट। ये एक फॉर्मूला होता है, हालांकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बेटर आपको फॉर्मूला से दिखेगा चीज़। m इज इक्वल्स टू m नॉट ओवर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर में स्क्वायर, एक्सेप्ट मैं जो फोटोन की बात यहाँ नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए आप क्वांटम में मत जाइएगा, क्वांटम में जाइएगा तो फिर ये मास नॉट डिफाइन होता है, बट यहाँ पर जब हम जनरल सेंस में देख रहे हैं, एक पर्सन है, कुछ ना कुछ उसका मास होगा ही होगा, दैट इज m नॉट, एंड व्हेन दिस विल टेंड टू 0, आप देखो ये नीचे नीचे 0 बन रहा है, तो जब नीचे 0 बन रहा है m नॉट बाई 0 है, दैट्स एंड m नॉट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 फॉर दिस केस, सो
then mass, that is relativistic mass, will be not defined. ठीक है, तो इसको कहते हैं हम relativistic mass, इसको कहते हैं रेस्ट मास। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे आ गया। तो ये कह रहे हैं कि साथ साथ चले। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्लासिकल कह रहा है कि पॉसिबल है, और रिलेटिविस्टिक पॉसिबल है, मतलब चेस करना, चेजिंग लाइट इज पॉसिबल, चेजिंग लाइट पॉसिबल है। बट रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या कह रहा है हमें, इसके लिए मास इनफाइनाइट चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो नॉट पॉसिबल है चेजिंग राइट। Here the conflicts happens. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, इसको पहले रेट कर देते हैं, काफ़ी सही सवाल था ये भी। तो इसको भी समझना ज़रूरी था, एंड दिस क्वेश्चन विल आल्सो बी 7 on 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 we have what is mean, थोड़ा सा आसान सवाल, what is meant by rigid body in geometrical proportions, is a perfectly rigid body physically possible, and the reason you have to state, that is why. Question number 3, what is meant by rigid body in geometric proportion? rigid body जैसा मैंने कहा था आपको, सिंपली एक कलेक्शन होता है of point objects in a definite या फिर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन लेते हैं, एक शेप लेते हैं, तो देन दे फॉर्म रिजिड बॉडी। जैसे कि अगर ऐसा ऐसे 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 बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे, तो ये रिजिड बॉडी एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर ऐसा चल रहा है तो मेक इट सर्कल, राइट। तो दैट इज व्हाट इज रिजिड बॉडी इज। अब क्या पूछ रहे हैं आगे, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको जो कम्युनिटी पोस्ट पे दिया ना, वहीं से मैं देख रहा हूँ। कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, अभी वो कॉपी मेरे को मिल रही है, दैट्स द इशू। इज अ परफेक्टली रिजिड बॉडी फिजिकली पॉसिबल? नॉट रियली। परफेक्टली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी सारे रीजन हैं इसके। परफेक्टली रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से वो बन रहे हैं, मतलब सुपरफिशियली आप कहोगे कि पॉसिबल है कि नहीं, तो सुपरफिशियल इट इज पॉसिबल, बट व्हेन यू गो एट अ क्वांटम लेवल, व्हेन यू सी एट अ कैन से मोर डिटेल्ड वर्जन, क्वांटम लेवल पे जब आप देखते हो तो पॉसिबल नहीं होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी। थोड़ा ना थोड़ा सा हल्का हल्का डेविएशन दिखता है, क्योंकि आप देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी, इसको ऐसे भी समझो कि आपका अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, उसमें कर्वेचर होता है, कर्वेचर होता है, बट जब तक STR पढ़ रहे हैं तो इसको क्या मानते हैं, फ्लैट, बट कर्वेचर तो है, तो परफेक्ट रिजिड बॉडी तो नहीं माना यहाँ पर हमने तो यहाँ पर फ्लैट मान के कर, वही का ना, सुपरफिशियली पॉसिबल है, बट जब हम डेप्थ में जाएंगे, क्वांटम लेवल पे जाएंगे और डिटेलिंग में जाएंगे तो उतना पॉसिबल नहीं, बट सुपरफिशियल इट इज पॉसिबल। तो लिख सकते हैं सुपरफिशियली पॉसिबल, बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, so this question was easy. Okay, this question was easy. Little you have to just discuss about is perfectly rigid body possible or not. अगर ये पता चल गया तब तो भाई आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 on 10 इसको डिफिकल्टी में रेट। क्वेश्चन नंबर 4, if two observers are in uniform relative motion, do they agree on distance and time in classical physics? ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको इसका डिस्कशन करवाया था एज आई रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर में, जब हम नेचर और साइंस का कनेक्शन जोड़ रहे थे, क्लासिकल और रिलेटिविस्टिक का बात कर रहे थे, वहाँ पर ये बात मैंने डिस्कस करी। अगर दो ऑब्जर्वर्स हैं, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन है तो एक तरह से जो भी वो मोशन कर रहे हैं उसमें क्या है,
वेलोसिटी कांस्टेंट है होपफुली। तो टाइम और डिस्टेंस पे क्या वो एग्री करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में? तो सबसे पहली बात, क्लासिकल फिजिक्स में टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो टाइम को एक एब्सोल्यूट पैरामीटर माना गया है इन क्लासिकल फिजिक्स। तो सिंस एब्सोल्यूट है तो दोनों के रिस्पेक्ट में टाइम सेम ही होगा, तो टाइम दे एग्री ऑन टाइम, एंड सेम गोज विद डिस्टेंस आल्सो। डिस्टेंस को भी एब्सोल्यूट माना है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे हो? नॉन कंपेरेबल। मतलब इस फ्रेम में ये होगा, अगले दूसरे फ्रेम में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं, सब फ्रेम में सेम रहेगा। सो एब्सोल्यूट इन क्लासिकल फिजिक्स सीपी लिख रहा हूँ, और यस दे विल एग्री ऑन डिस्टेंस। ये तो पहले लेक्चर का था, ये थोड़ा सा और आसान सवाल हो गया, बट 6 और 10 डिफिकल्टी है रखे। 5.5 ले लीजिए, थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजियर साइड पे है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफिकल्टी 5.5 by 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, घूम फिरा के एक ही चीज पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि अगर टाइम एब्सोल्यूट नहीं होगा तो कौन सा रिजल्ट सबसे पहले टूटेगा, विल ब्रेक फर्स्ट। टाइम तो सबसे पहली बात एब्सोल्यूट है ही नहीं, बट अगर टाइम कह रहा है नॉट एब्सोल्यूट है, तो जो आपका क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स का सबसे पहले क्या बोलते हैं, सारा उथल पुथल मच जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स विल ब्रेक डाउन, क्योंकि इसके सारे लॉज जो बनाए गए हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, वो यही मान के बनाए गए हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है। टाइम, स्पेस और टाइम की बात हम रिलेटिविटी में ही करते हैं, वहाँ पर हम, यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, सो क्लासिकल फिजिक्स में आपको टाइम को एब्सोल्यूट मान के चलना रहता है, और अगर टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम और नॉट एब्सोल्यूट, तो कौन सा रिजल्ट टूटेगा? दैट विल बी क्लासिकल फिजिक्स का, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के सारे लॉज ही टाइम को एब्सोल्यूट मान के बनाए गए हैं। बात रही टाइम डायलेशन की, टाइम का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे रिलेटिविटी के हैं। क्लासिकल में इसका दूर दूर तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। अब कुछ बातें मैं खुद से डिस्कस कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है जानना आपको। ठीक है, हमने बात करी थी सेमी इनर्शियल, और आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करा है सेमी इनर्शियल एंड सेमी गैलीलियन फ्रेम, या फिर सेमी नॉन इनर्शियल वाला। तो वो आपको कम दिखता है, ठीक है, वो बहुत रेयर दिखता है, मेनली इनर्शियल नॉन इनर्शियल ही होता है। और आई थिंक मैंने बताया होगा कि नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट एज आई नो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने डिस्कस करा था ना, जैसे क्लासेस में हमने डिस्कस करा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इसका नाम कैसे, इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल, मतलब एक आइडिया आ सकता है दिमाग में कि वाई ओनली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में ही हमने क्लासिफाई किया। इसका भी एक रीजन है। जब हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखा गया कि कैसा फ्रेम क्रिएट करा जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले लेक्चर में। तो कैसा फ्रेम बनाया जाए, कैसा फ्रेम का फॉर्मेशन करा जाए जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करे, उसी के बेसिस पे दो फ्रेम बनाए गए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। बाद में इसी इनर्शियल नॉन इनर्शियल को मॉडिफाई करके गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया, क्योंकि देखा गया कि गैलीलियो के जो लॉ थे, जो न्यूटन के साथ काफी मैच कर रहे थे, तो वो इनर्शिया का लॉ जो कि न्यूटन और गैलीलियो ने मिल के दिया था, तो वो वहां पर होल्ड ट्रू कर रहा था, इसलिए वहां पर आपको इनर्शियल फ्रेम को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, और बात रही सेमी इनर्शियल और सेमी नॉन इनर्शियल की, तो वो रेयर आता है। वो एक ऐसा मोशन फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है कि एक टाइम पे कुछ हो रहा है, एक टाइम पे कुछ, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया था, वो दिखाने का मेन पर्पस ही था कि आपको सेमी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ इनर्शिया का फेलियर। जैसा कि सिंपल पता ही हमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा,
फेल कर जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल कर जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे भी हमने डिस्कशंस करे थे कि एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे स्टार गैलेक्सीज में मूव करते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह वहाँ पर सेंट्रीपिटल तो फॉर श्योर रहता है, टेंजेंशियल डिपेंड करता है वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट है, तो उससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, तो पूरा फ्रेम जो बनता है दैट्स फ्रेम। कभी कभी हो सकता है मैं आपको एक्सेलरेशन डायरेक्ट बोल दूं फ्रेम में, तो वहां पर समझ जाने का कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम की बात करें। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज नॉट एक्सेलरेट। बॉडी और फ्रेम अंतर है। अब मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बंदा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ट्रेन जो है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रेन इज अ फ्रेम एंड द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग with an acceleration of a meter per second square or whatever be the unit. And if frame is accelerating, then that is called a non-inertial frame of reference. If a frame is not accelerating, or you say it is moving at a constant velocity, then we say it is an inertial frame of reference. तो सब कुछ फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। बॉडी इज डिफरेंट, बॉडी ये हो गया, इसको बॉडी कह सकते हैं, फ्रेम ये फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम और नॉन एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इसी पे दोनों चीजें डिपेंड कर रही हैं। अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी नहीं, फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, देन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी कॉल्ड एज क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और अगर फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, या मैं कहूँ इन अदर वर्ड्स फ्रेम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दैट विल बी कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। सो यही बताना था। बॉडी फ्रेम में कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि, क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते वर्ड्स थोड़े से स्लिप कर जाते हैं कि हम कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फ्रेम की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ऑलवेज क्या बात करेंगे हम, फ्रेम की एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड। और अगले लेक्चर में हम मेन रिलेटिविटी जो है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या मेन रिलेटिविटी जहाँ से शुरू होती है वो हम शुरू करेंगे। दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रिंसिपल इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस पे भी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 7वें लेक्चर, ठीक है। और ये लेक्चर जो आज अभी आपको 23rd को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 बजे के आसपास, ये आपको 24 को शाम को 4 बजे मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस सेशन, एंड आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और ऐसे ही फिर हम और भी चैलेंजिंग टेस्ट लाते रहेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा थियरी का आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक और टेस्ट आपको चैलेंजिंग मिलेगा लास्ट में। अराउंड 10 से 11 लेक्चर का ये पूरा कहानी हुआ है, 12 भी जा सकते, डिपेंड करता है। ओके, so thank you for joining me in this session, and in next session we will discuss about principle of relativity, especially in restricted sense, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उसके अगले क्लास में, ठीक, धीरे धीरे चलेंगे। इसका दूसरा नाम है क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, सब, ठीक है। Okay, then bye bye, take care, and I'm exiting from this site and window in 1, 2, 3, 4,